अब हम आपको बताएंगे कि वर्ष 1947 में मिली आजादी के बाद अब भारत को वैचारिक गुलामी से आजादी लेने की जरूरत है। यानी अब आजादी पार्ट 2 का समय आ गया है। एक आजादी तो हमने ले ली थी 47 में, लेकिन तब हमारा शरीर आजाद हुआ था, हमारी जमीन आजाद हुई थी, एक देश के तौर पर हम आजाद हुए थे। लेकिन अब हमें वैचारिक रूप से आजादी चाहिए। आज विश्व हिंदी दिवस है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन क्या हमारे देश में हिंदी बोलने को भी आज 75 वर्षों की आजादी के बाद भी उतना ही फैशनेबल माना जाता है जितना अंग्रेजी बोलने को? आज भी हमारे देश में माता पिता मेहमानों के सामने यही दिखाना चाहते हैं कि कैसे उनका बच्चा फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है, कैसे वो अंग्रेजी स्कूल में जाता है और कैसे बहुत कम उम्र में ही वो अंग्रेजी बोलना सीख गया है। क्या अब समय आ चुका है कि हम अंग्रेजी की इस वैचारिक गुलामी से आजादी पाने की कोशिश करें? आजाद तो हम हो गए थे, लेकिन वैचारिक रूप से हम आज भी गुलाम ही रहे। और हिंदी भाषा को भी अब उतना ही मजबूत बनाया जाए जितना दुनिया की बाकी बड़ी भाषाएं मजबूत बनी हैं। इसके अलावा आज हम आपको यह भी बताएंगे कि इसी वजह से दुनिया भर में 1500 भाषाएं ऐसी हैं जो अब विलुप्त होने की कगार पर हैं, क्योंकि इन भाषाओं को बोलने वाले लोग अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। लेकिन पहले हिंदी की बात करते हैं। दुनिया भर में हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए वर्ष 2006 में विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत हुई थी। और महात्मा गांधी ने भी एक बार कहा था कि जैसे ब्रिटेन में अंग्रेजी बोली जाती है और सारे कामकाज अंग्रेजी में होते हैं, वैसे ही हिंदी को हमारे देश में राष्ट्रभाषा का सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी का यह सपना कभी पूरा नहीं हुआ। हमारे देश से अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजी भाषा यहीं छोड़ गए। अंग्रेजी भाषा कभी नहीं गई, और जिसको आप कहते हैं कि भाषा ही नहीं, जो अंग्रेजियत है, वो हमारे देश से कभी नहीं गई। हम आज भी उसके वैचारिक रूप से गुलाम हैं, और भारत के लोग वैचारिक रूप से अंग्रेजी भाषा की इसी गुलामी को आज भी कर रहे हैं। एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं, हम यहां अंग्रेजी और हिंदी भाषा के बीच तुलना नहीं कर रहे। हम ना ही ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा आपको नहीं सीखनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए, ना ही हम ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा अच्छी भाषा नहीं है। हम अंग्रेजी भाषा का भी उतना ही सम्मान करते हैं, वो अच्छी भाषा है। आप बिल्कुल अंग्रेजी भाषा के बारे में जानकारी रखिए, उसे पढ़िए, इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको उससे रोजगार मिलता है तो जरूर लीजिए, आपका स्वागत है। बच्चों को जरूर अंग्रेजी पढ़ाइए, अंग्रेजी स्कूल में भी भेजिए, हम इसके खिलाफ नहीं है। लेकिन इसके साथ ही हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अपनी मातृभाषा पर भी गर्व कीजिए, अपनी मातृभाषा को भी संभाल कर रखिए, इसे शर्मिंदगी का विषय मत मानिए। वर्ष 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ था, लेकिन यह आजादी हमें वैचारिक रूप से कभी संपन्न नहीं कर पाई। और आज आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आजादी पर अपना पहला भाषण लाल किले से सिर्फ अंग्रेजी में ही दिया, जिसे अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से इतिहास के पन्नों में याद किया गया है। आपने भी इस भाषण के बारे में इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा, अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। हिंदी में इसका अर्थ होता है नियति से साक्षात्कार। सोचिए, अंग्रेजों से आजादी मिलने पर भी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री ने अपना पहला जो भाषण दिया वो उन्होंने हिंदी में नहीं बल्कि अंग्रेजी में ही दिया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे शरीर तो आजाद कर दिए थे, लेकिन हमारी आत्मा को उन्होंने अपनी संस्कृति की परछाई में ही रखा, हमारी आत्मा को आजादी नहीं दी थी। और हमने हिंदी भाषा से ज्यादा अंग्रेजी भाषा को ही महत्व दिया। और वरना होना यह चाहिए था कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री को आजादी के बाद जो पहला भाषण था, कम से कम वो तो अपनी मातृभाषा हिंदी में देना चाहिए था, ताकि पूरी दुनिया में संदेश जाए कि अब हमें वाकई में आजादी मिल गई है और हम हिंदू हैं, हिंदी हैं, हिंदुस्तानी हैं और हमें हिंदी से प्यार है। उदाहरण के लिए हमारे देश का संविधान मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में ही लिखा गया, जहां सैकड़ों बार इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ है। भारत के संविधान की शुरुआत में ही यह लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जो कि भारत है। इससे ऐसा लगता है जैसे इंडिया शब्द को ज्यादा प्रमुखता दी गई, इंडिया नाम को, ताकि अंग्रेजी भाषा का महत्व कम ना हो। यानी हमारा मूल नाम संविधान पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि इंडिया है और भारत भी है। अंग्रेजी में जैसा लिखा जाता है कई बार वैसा बोला नहीं जाता, और कई लोगों के लिए परेशानी की वजह भी बनता है। आपको भी कई बार ये परेशानी होती होगी। लेकिन हिंदी में एक भी ऐसा शब्द नहीं जिसका उच्चारण उसके लिखने से थोड़ा सा भी अलग हो। जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। और यही वजह है कि अंग्रेजों ने हिंदी को बेस्ट
फोनेटिक लैंग्वेज कहा था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि अंग्रेजों को तो हिंदी की कद्र थी, लेकिन खुद भारत में हिंदी का सम्मान करने वाले लोग बहुत कम होते चले गए। आज दुनिया भर में 120 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, यानी हर छठा व्यक्ति हिंदी समझता है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में हिंदी को लेकर कई लोगों में आज भी हीन भावना है। जब ये लोग बड़े बड़े मंच पर जाते हैं, चाहे अपने स्कूल में जब पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो ये अंग्रेज़ी में बोलना ही पसंद करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि जब ये शानदार फर्राटेदार अंग्रेज़ी में बोलेंगे तभी इन्हें पढ़ा लिखा माना जाएगा। अगर सामने वाला अंग्रेजी बोल रहा हो तो हिंदी बोलने वाला कई बार दबाव में आ जाता है और शर्म महसूस करने लगता है और हिंदी छोड़कर वो भी अंग्रेजी में ही बात करने लगता है, ये जानते हुए कि सामने वाले को हिंदी भाषा समझ में आती है। हिंदी भाषा के प्रति इसी हीन भावना के कारण मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने एक बार कहा था, हिंदी दिवस के दिन हिंदी बोलने वाले दूसरे हिंदी बोलने वालों से कहते हैं कि हिंदी में बोलना चाहिए। यह हमारे देश के लोगों का सबसे बड़ा सच है और यही सत्य है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, यानी ये भारत के लोगों के लिए माँ की तरह है। जैसा एक बच्चा अपनी माँ से लिपटा रहता है, वैसे ही बचपन में लोग अपनी मातृभाषा से लिपटे रहते हैं। मातृभाषा में जो आपके ख्याल आते हैं, जो आपकी भावनाएं आती हैं, वो किसी और भाषा में आ नहीं सकती। इसलिए ये समझिए कि मातृभाषा आपकी माँ की तरह है, और जब आप अपनी माँ से बचपन में लिपटते हैं, जिस आनंद की अनुभूति आपको उस समय होती है, वही आनंद की अनुभूति आपको अपनी मातृभाषा को बोलते समय होती है। लेकिन फिर जैसे ही ये बच्चा एक दिन बड़ा होता है, पढ़ाई करने के लिए विदेश चला जाता है, फिर बड़ा आदमी बन जाता है, तो ये अपनी माँ को भूल जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम जब बड़े हो जाते हैं, अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, सफल हो जाते हैं ज़िंदगी में, पैसा कमा लेते हैं, तो अपनी मातृभाषा को सबसे पहले भूल जाते हैं और हमें लगता है कि अंग्रेज़ी में बोलना ही हमारे प्रोफाइल के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं, इसीलिए जैसे हम अपनी माँ को कई बार भूल जाते हैं, वही होता है। हिंदी का मतलब है हिंद में रहने वाले लोग। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी से हुई। आज के ईरान यानी प्राचीन काल के फारस यानी पर्शिया से आए लोग सा को हा बोलते थे। उन्होंने सिंधु को हिंदू कहकर पुकारा और इसी हिंदू से बना हिंद, और हिंद से बनी हिंदी। हिंद के लोग हिंदी कहलाने लगे और हिंद की भाषा भी इसी तरह से हिंदी बन गई। हमारे देश में संस्कृत को आदि भाषा यानी सबसे पुरानी भाषा माना जाता है और हिंदी का मूल संस्कृत ही है। लेकिन बाहर से आई सभ्यताओं के शब्द भी हिंदी ने बहुत ही उदारता के साथ स्वीकार किए और माना जाता है कि 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी की स्वतंत्र सत्ता स्थापित हुई। यानी हिंदी का वो स्वरूप जो आज हमारे पास है, वो सबसे पहले 1000 ईस्वी के आसपास सामने आया था, उसकी उत्पत्ति हुई थी। लेकिन इसके बावजूद समय के साथ साथ हिंदी का अस्तित्व कमजोर हुआ है। और आज आप खुद से सवाल पूछिए कि आप बिना दूसरी भाषा के शब्दों को इस्तेमाल किए कितनी देर तक शुद्ध हिंदी बोल सकते हैं। शायद ये काम आपके लिए अब बहुत ही मुश्किल हो चुका है। आज हमारे देश में शिक्षा हिंदी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में बढ़ चुकी है और बाकी के राज्यों में वहाँ की जो रीजनल जो भाषाएं हैं वहाँ भी वो भी पढ़ाई जाती हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं। अगर आपका बच्चा हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता है तो उसे कम होशियार समझा जाता है, लेकिन अगर कोई बच्चा अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ता है तो उस बच्चे के माता पिता ये बात बड़े गर्व से अपने दोस्तों, अपने परिवार के लोगों और रिश्तेदारों के बीच बताते हैं कि लड़का या लड़की हमारी जो है, हमारा बच्चा अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ता है। आज आप हिंदी के किसी शब्द का गलत उच्चारण कर दें तो इसे कोई गलत नहीं मानता, लेकिन आपने अंग्रेजी के किसी शब्द का गलत उच्चारण कर दिया तो आपके आसपास मौजूद लोग आपकी गलती बताने में जरा भी समय नहीं लगाते। और आपने ये भी देखा होगा कि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब वो किसी सार्वजनिक मंच पर आते हैं तो आने के बाद कहते हैं कई लोग कि माफ़ कीजिए मेरी हिंदी ज़रा कमज़ोर है, फिर भी मैं बोलने की कोशिश करूंगा। और लोग बड़े प्रभावित होते हैं इस बात से कि देखिए ये कितना महान व्यक्ति है, खुद कह रहा है कि मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। लेकिन ये कहने की हिम्मत अंग्रेजी के बारे में नहीं होती। आपने शायद ही किसी को ये सुना होगा जो मंच पर आए, किसी बड़े मंच पर, और कहे कि मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है, मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। अगर किसी ने ये कह दिया तो लोग उसे कम पढ़ा लिखा मानने लगते हैं। हम बच्चों के मुंह से ABCD सुनना तो पसंद करते हैं, लेकिन क ख ग घ में हमें वो आकर्षण नजर नहीं आता।
अंग्रेजी में लोगों को गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक सब कुछ गुड लगता है, लेकिन हिंदी के सुप्रभात और शुभ रात्रि में लोगों को आज भी वो सहजता महसूस अब नहीं होती। और अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के बीच हिंदी बोलने वाले लोग अक्सर खुद को कम करके आंकते हैं, और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। आप भी सोचिए, आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा जब आपको अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के बीच हिंदी में बात करने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी, और आपने बहुत कोशिश की होगी कि आप भी उनकी तरह अंग्रेजी में बोलें, और फिर आपने टूटी फूटी अंग्रेजी बोली भी होगी, ये उनको बताने के लिए कि आपको भी अंग्रेजी आती है। अगर आप भी हिंदी के शब्दों से परहेज करते हैं और आपको लगता है कि हिंदी के मुकाबले अंग्रेजी ज्यादा समृद्ध भाषा है, तो अब हम आपको ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में हिंदी की अहमियत के बारे में कुछ पॉइंट्स बताएंगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हिंदी के चर्चित शब्द नारी शक्ति को वर्ष 2018 का हिंदी शब्द चुना था। 2017 में इसी डिक्शनरी में 600 से ज्यादा नए शब्द शामिल किए गए, जिनमें हिंदी के शब्द चना और चना दाल भी शामिल थे। भेलपुरी, चूड़ीदार, ढाबा और अरे यार जैसे शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में पहले से ही शामिल हो चुके हैं। धोती, बासमती, घी, कबाब, चटनी, चीता, बंगला, बदमाश, दीदी, मसाला, पूरी और बिंदी जैसे शब्द पहले से ही ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल कर लिए गए हैं। और हिंदी में ऐसे कई शब्द हैं जिन्हें अंग्रेजी ने सम्मान के साथ अपनाया है। हिंदी का शब्द अवतार अंग्रेजी ने अपनाया और यह शब्द पश्चिमी देशों को बड़ा पसंद आया। हॉलीवुड में सुपरहिट फिल्म भी इसी नाम से बन चुकी है, जिसका नाम था अवतार। अंग्रेजी में चूड़ियों को बैंगल्स कहते हैं, जो हिंदी के शब्द बांगड़ी से बना है, जो एक तरह की चूड़ी होती है। अंग्रेजी शब्द बंगलो भी हिंदी से ही आया है। बड़े आकार के मकानों को हिंदी में बंगला कहा जाता है। अंग्रेजी शब्द मंत्रा की उत्पत्ति संस्कृत और हिंदी के शब्द मंत्र से हुई है, और 17वीं शताब्दी से भारत में इस्तेमाल हो रहे चंपी शब्द से अंग्रेजों ने शैम्पू शब्द बना लिया। और ऐसे ही हिंदी शब्द चटनी से भी उन्होंने चटने शब्द बनाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने आजादी को शासन व्यवस्था पर नियंत्रण तक सीमित करके मान लिया, और वैचारिक आजादी के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। ना हमारे इतिहासकारों ने सोचा, ना हमारे मीडिया ने सोचा, और ना ही हमारे नेताओं ने सोचा। इसीलिए आपने ये नोट किया होगा कि हमारे देश में जब अलग अलग प्रधानमंत्री भी आए आजादी के बाद, और वो हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब लाल किले से देश को संबोधित करते थे, राष्ट्र के नाम संदेश देते थे, वो भी ज्यादातर अंग्रेजी में ही हुआ करता था। कभी भी हिंदी में लोगों ने उस राष्ट्र के नाम संदेश को देने की कोशिश नहीं की। हालांकि अब ऐसा होने लगा है। वैचारिक आजादी तब तक नहीं मिल सकती जब तक आप अपनी संस्कृति पर गर्व ना करें, अपनी मातृभाषा और अपनी विरासत का सम्मान ना करें। हमेशा याद रखिए, भाषा संवाद के लिए होती है, ना कि एक दूसरे को आंकने के लिए। लेकिन हमने असल में भाषा के आधार पर एक दूसरे को आंकना शुरू कर दिया है, और इसे आप टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के एक पुराने वीडियो से समझ सकते हैं। इस वीडियो में वो एक पत्रकार को हिंदी में सवाल पूछने के लिए कहते हैं। वैसे तो इसमें कुछ भी असाधारण नहीं है, लेकिन जो बात समझने की है वो ये कि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाते, चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे वो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हों या बड़े बड़े नेता हों। पत्रकार भी अपने आप को साबित करने के लिए अंग्रेजी में सवाल पूछते हैं, और फिर अंग्रेजी में ही उनका जवाब मिलता है। आपने यहाँ ये भी देखा होगा कि हमारे बहुत सारे बड़े बड़े जो फिल्म स्टार्स हैं वो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। हिंदी से उनकी रोजी रोटी चलती है। आप लोग हिंदी भाषी हैं, आप हिंदी फिल्में देखने के लिए जाते हैं टिकट खरीद कर। उस टिकट के पैसे से उन फिल्म स्टार्स की, उन एक्टर्स की रोजी रोटी चलती है। लेकिन जब वो इंटरव्यू देने के लिए आते हैं तो अंग्रेजी में बात करना पसंद करते हैं। कई बार तो ये भी कहते हैं, फरमाइश करते हैं कि हिंदी में नहीं, इंटरव्यू मेरा अंग्रेजी में कीजिए। लेकिन उन्हें काम करना है हिंदी फिल्म में। अब नीरज चोपड़ा का आप ये वीडियो देखिए, जिसमें उन्होंने बड़ी ईमानदारी से और साफ गोई से पत्रकार से कह दिया कि आप मुझसे हिंदी में बात कीजिए। हेलो भाई। Yeah, I would like to ask you a question that at times you would get frustrated because of that. भाई हेलो, हिंदी आती है आपको? अच्छा जी सर। हिंदी में पूछ लो यार। हेलो भाई। Yeah, I would like to ask you a question. आज आपको हिंदी की ताकत के बारे में भी कुछ जानकारी होनी चाहिए।
2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में लगभग 53 करोड़ लोग हिंदी में बोल पाते हैं और लिख पाते हैं, जबकि 2001 में केवल 41 करोड़ लोग ही हिंदी में बोल पाते थे या लिख पाते थे। वर्ष 2014 में सिर्फ 12 करोड़ लोग ही हिंदी के अखबार पढ़ते थे, लेकिन आज देश में हिंदी के अखबार पढ़ने वालों की संख्या 18 करोड़ 60 लाख हो चुकी है। गूगल के एक अध्ययन के मुताबिक इस साल के अंत तक भारत में इंटरनेट पर हिंदी का प्रयोग करने वालों की संख्या अंग्रेजी का प्रयोग करने वालों से ज्यादा हो जाएगी और यह संख्या करीब 38% होगी। हिंदी पूरी दुनिया में बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर। आपको इस बात का गर्व होना चाहिए। पहले स्थान पर अंग्रेजी है, जिसे दुनिया भर में 135 करोड़ लोग बोलते हैं। दूसरे स्थान पर चीन की मैंडरिन भाषा है, जिसे 120 करोड़ लोग बोलते हैं, और तीसरे स्थान पर हमारी हिंदी है, जिसे 75 करोड़ लोग बोलते हैं। चौथे स्थान पर 54 करोड़ लोगों के साथ स्पेनिश है और लगभग 28 करोड़ लोगों के साथ अरबिक भाषा दुनिया में 5वें स्थान पर है। भाषा किसी भी राष्ट्र और समाज के लिए सिर्फ उसकी आवाज नहीं होती, बल्कि ये उस देश की संस्कृति को भी जीवित रखती है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में हुई एक स्टडी के मुताबिक इस समय दुनिया की हर 100 में से 20 भाषाएं विलुप्त होने की कगार पर हैं। इस समय पूरी दुनिया में 7,000 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है, जिनमें से 1,500 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें बोलने वाले अब बहुत ही कम लोग बचे हैं और उनकी संख्या भी लगातार कम हो रही है। और जिस दिन ये लोग भी खत्म हो जाएंगे, ये भाषा भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इन्हें बोलेगा कौन। इनमें से बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जो विकसित देशों की भाषाएं हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटिश शासन आने से पहले ऑस्ट्रेलिया में कुल 250 भाषाएं अस्तित्व में थीं, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद इनमें से कई भाषाएं समाप्त हो गईं, विलुप्त हो गईं, और आज केवल 40 भाषाएं ही इनमें से जीवित बची हैं। इन 40 भाषाओं में से भी 12 भाषाएं ही ऐसी हैं जिन्हें ऑस्ट्रेलिया के लोग अपनी नई पीढ़ी को सिखाना चाहते हैं। यानी भविष्य में वहां की 28 और भाषाएं विलुप्त हो जाएंगी। और इसे आप ऐसे समझिए कि आपके परदादा की कोई मातृभाषा थी, उन्होंने इसके बारे में आपके दादा को बताया होगा, फिर आपके दादा ने वही बात उसी भाषा में बात करना शुरू किया। आपके दादा ने आपके पिता को वो भाषा थोड़ी कम समझाई होगी, उन्होंने थोड़ा कम प्रयोग किया होगा, और अब आपके पिता ने वो भाषा आपको सिखाई है या नहीं, ये आपको सोचना है। और जब आपको इस भाषा के बारे में पता नहीं होगा तो वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। आपके जो बच्चे हैं, अगली जो पीढ़ी आपकी आएगी, वो उस भाषा को बोलेगी भी या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। भाषा के लिहाज से भारत को काफी समृद्ध माना जाता है, लेकिन इस स्टडी के मुताबिक भारत में भी आज 600 भाषाएं खतरे में हैं। ये भाषाएं ज्यादातर आदिवासी और बंजारा समुदाय के बीच बोली जाती हैं, और अगर ये भविष्य में विलुप्त हो गईं तो इसके साथ ही इन लोगों का इतिहास, इनके रीति रिवाज, इनका साहित्य, इनके गीत संगीत, इनकी परंपराएं और इनकी संस्कृति सब कुछ विलुप्त हो जाएंगे। कोई भी भाषा एक लाइब्रेरी की तरह होती है जो खुद में सभी तरह की जानकारी इकट्ठा करके रखती है। आपको ज्ञान से लेकर विज्ञान तक सब उस भाषा में मिल जाता है। लेकिन अगर वो भाषा ही ना रहे, यानी वो लाइब्रेरी ही नष्ट हो जाए, तो आप उस समुदाय के बारे में कभी कुछ नहीं जान पाएंगे। इसलिए हमें लगता है जिस तरह से आज विलुप्त हो रहे जानवरों और पक्षियों के लिए दुनिया भर में मुहिम चलाई जाती है, उन्हें बचाया जाता है, उनके लिए नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, ठीक उसी तरह भाषाओं के संरक्षण के लिए भी दुनिया को गंभीरता से अब सोचने की जरूरत है। और हिंदी के बारे में हमें बहुत गंभीरता से ये सोचना चाहिए कि हिंदी को हम बोलें। आज भी हम बोलते हैं और हम तो हर रोज आपके साथ हिंदी में ही संवाद करते हैं। हमारी कोशिश है कि हिंदी को हम ऐसा बनाएं कि हम हर रोज आपके साथ संवाद करते हैं। आप हिंदी के नए नए शब्द समझिए, हिंदी की नई भावनाओं को समझिए और उसे फिर आगे चलकर उसका प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए। और कैसे हम हिंदी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इसे फैशनेबल बना सकते हैं, इसे इतना सशक्त बना सकते हैं कि हिंदी के जरिए भी हमें रोजगार भी मिल पाए, हमारा साहित्य और आगे बढ़े, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारा गीत संगीत, सब कुछ आगे बढ़े। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.